हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत हमने महाराणा कुंभा तक के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम महाराणा कुंभा के आगे हम जैसे महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी, तो उदा के बारे में रायमल और रायमल के बारे में सांगा तक का अध्ययन करेंगे। सांगा तक के अध्ययन के अंतर्गत हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे, जैसे खानवा के युद्ध की हम बात करेंगे, खातौली के युद्ध की बात करेंगे, बयाना बिलग्राम आदि युद्धों की हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कुंभा के बाद में जो शासक है उनका हम अध्ययन करते हैं। कुंभा के बारे में अगर हम आगे बात करें तो आगे वैसे तो उदा शासक बना था, लेकिन हम उदा के बारे में इतना पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उदा के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने पहले ही बता दी। उदा को वैसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, यही उदा के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो देखो आगे हम पढ़ रहे हैं महाराणा रायमल के बारे में। देखो महाराणा रायमल का जो कार्यकाल वो 1473 से 1509 का माना जाता है। 1473 से 1509 का कार्यकाल वो है मेवाड़ के महाराणा रायमल का। महाराणा रायमल ने दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को हराकर मेवाड़ के शासक बने। महाराणा रायमल दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को हराकर मेवाड़ के शासक बने। यानी कि हम वैसे कहे तो जिस दिन कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी, उदा ने जब महाराणा कुंभा की हत्या की थी उस टाइम ये जो महाराणा रायमल थे ये अपने ससुराल ईडर में थे, ये मेवाड़ में उपस्थित नहीं थे। अतः इनकी गैर मौजूदगी में उदा या उदयकर्ण ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी और मेवाड़ का शासक बन बैठा। जब ये बात इनको इनके ससुराल में पता चलती है तो ये वहाँ से मेवाड़ की तरफ प्रस्थान करते हैं और दाड़िमपुर स्थान पड़ता है, वहाँ पे उदा और उदा के समर्थक थे, उनका महाराणा रायमल से सामना होता है और वहाँ पे युद्ध होता है। उस युद्ध में महाराणा रायमल ने उदा को परास्त कर दिया और मेवाड़ के शासक बने थे। कहा जाता है कि बाद में जो उदा था वो यहाँ से निकल के मांडू भी गया था, लेकिन उसको वहाँ पे शरण नहीं दी गई थी। हालांकि बाद में उदा के ऊपर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये इतनी सी जानकारी हमने उदा के बारे में मिलती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उदा के बारे में सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो वो उदा को कहा जाता है। तो देखो दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को हराकर मेवाड़ के शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? महाराणा रायमल बनते हैं। महाराणा रायमल दाड़िमपुर युद्ध के बाद मेवाड़ के शासक बने और इन्होंने अपने लेख में सूर्यवंशीय क्षत्रिय लिखवाया। सूर्यवंशीय क्षत्रिय किसने लिखवाया था? महाराणा रायमल ने लिखवाया था। जो सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया जाता है ना, तो उसमें एक लाइन ये भी होती है कि मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी कहते हैं। उनका जो प्रमाण देते हैं, सबूत जो पेश किए जाते हैं, उसके अंतर्गत उन प्रमाणों के अंतर्गत एक लाइन ये भी शामिल होती है कि जो महाराणा रायमल का जो लेख है उसमें सूर्यवंशीय क्षत्रिय लिखा हुआ है। सूर्यवंशीय क्षत्रिय लिखा हुआ है, अतः मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशीय कहे जाते हैं। तो एक लाइन ये भी उसमें शामिल होती है कि किस शासक ने अपने लेख में सूर्यवंशीय क्षत्रिय लिखवाया, तो महाराणा रायमल ने लिखवाया। आगे देखो हम इनके बारे में और देखते हैं। निर्माण कार्य के संबंध में बात करते हैं तो इन्होंने एक तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था। और ये एकलिंगनाथ का मंदिर है कहाँ पे? तो ये एकलिंगनाथ का मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण काल भोज या बप्पा रावल ने करवाया था। नेक्स्ट देखो निर्माण कार्य के संबंध में हमें और क्या जानकारी मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें तो महाराणा रायमल ने अद्भुत जी का मंदिर बनवाया था चित्तौड़ में। यह मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में नहीं स्थित है, यह चित्तौड़ नगर में स्थित है। मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है, चित्तौड़ नगर में यह मंदिर स्थित है। अद्भुत जी का मंदिर चित्तौड़ में। तीसरा एक बावड़ी का हमें उल्लेख मिलता है, गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी गांव चित्तौड़ जिले में है। गोसुंडी गांव में है, चित्तौड़ जिले के गोसुंडी गांव में गोसुंडी बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा रायमल की पत्नी शंगार देवी ने। इस बावड़ी के संबंध में हम यहाँ पे इतना अध्ययन करेंगे। इसका बाकी जो डिटेल से जानकारी होती है वो मैं आपको तब दूंगा जब हम राजस्थान की कला संस्कृति की बात करेंगे, तब इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। बाकी अगर इतिहास के संबंध में हम देखा जाए तो इसका इतना ही निर्माण कार्य के संबंध में जो रायमल के निर्माण कार्य आते हैं उनमें हमें गोसुंडी की बावड़ी का नाम मिलता है और इसका निर्माण महाराणा रायमल की पत्नी शंगार देवी ने करवाया था। अब रायमल तक की यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
इसके बाद में हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, जिसे हिंदूपति या हिंदूपत कहा जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, अगले जो हमारे मेवाड़ के शासक वो है महाराणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, इनके देखो जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, और यह कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में इनका जन्म हुआ था महाराणा सांगा का। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल इनका 1509 से 1528 का मिलता है। कितना मिलता है? 1509 से 1528 तक का इनका कार्यकाल मिलता है। और इनका राज्याभिषेक चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ था। चित्तौड़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1482 को हुआ। तो जो 3-4 बातें हमने यहाँ से पढ़ी वो कौन कौन सी है? फर्स्ट बात हमने पढ़ी, इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 1482 कुंभलगढ़ के दुर्ग और राजसमंद जिले में इनका जन्म हुआ। इनका कार्यकाल हमने देखा 1509 से 1528। इनका राज्याभिषेक हमने पढ़ा 15 मई 1482 से चित्तौड़। राज्याभिषेक 15 मई 1482 को हुआ था। चित्तौड़ के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट देखो इनकी उपाधियाँ। ये उपाधियाँ वही उपाधियाँ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। इनकी ये उपाधियाँ मैंने आपको शुरू में बताई थी, हिंदूपत और हिंदूपति। ठीक है, अब देखो एक लाइन जो नीचे लिखी हुई है उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, सिर्फ आपको बोल के बता दूंगा, उस लाइन का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ लिखा गया है कि राणा सांगा का आश्रयदाता करमचंद पंवार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? राणा सांगा ने तो शाही राजवंश में जन्म लिया था, तो इस करमचंद पंवार को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, ये राणा सांगा महाराणा रायमल के पुत्र थे। रायमल के कुल 4 पुत्र हुए थे, जिनमें हमें नाम मिलता है पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, संग्राम सिंह। 4 नाम मिलते हैं, पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, संग्राम सिंह। इन चारों में पृथ्वीराज सबसे बड़ा था। जो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसका नाम मिलता है, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, जिसकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है वर्तमान में, उनका नाम मिलता है। वो जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे वो सबसे बड़े थे इनमें, और ज्येष्ठ थे, योग्य थे, वो सबसे बड़े थे राणा सांगा। इसलिए राणा सांगा को कहा जाता है कि उनकी जो राजा बनने की, जो शासक बनने की जो प्रवृत्ति थी, जो शासक बनने का उनका हक था, वो उस टाइम नहीं था, क्योंकि उस टाइम सबसे जो महाराणा रायमल के जो बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, वो ज्येष्ठ पुत्र थे। अतः इनका राणा बनने का कोई दूर दूर तक सपना ही नहीं था। तो कहा जाता है कि एक बार जब ये अपनी जन्म पत्रियां लेके किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो ज्योतिषी इन चारों की जो देख के बताता है कि आप सब में जो शासक बनने का सबसे ज़्यादा योग्य गुण है, जो सबसे ज़्यादा योग्यता रखता है, वो है संग्राम सिंह। तो ये चारों उसी टाइम झगड़ने लग गए। तो ये उस टाइम आपस में, दोस्तों, जो आपस में उस टाइम लड़ाई करने लग गए। तो उस टाइम क्या होता है कि इनका एक चाचा होता है, जिसका नाम हमें मिलता है सारंगदेव। वो वहाँ पे आता है और इनको कहता है कि आप उस ज्योतिषी की बात पे क्यों लड़ रहे हो? पास में कोई गांव है, उस गांव का नाम बताया भीमल गांव। भीमल गांव उस गांव का नाम बताता है। कहता है कि वहाँ पे कोई चारण पुजारी ने, उसको पूछ लो एक बार, क्या पता ज्योतिषी झूठा निकल जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस गांव में जाते हैं, पुजारी इनको पूछते हैं। तब उस चारण पुजारी ने कहा कि आप में, हाँ, हो सकता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा बलवान साहसी है, लेकिन जो राजयोग है, जो राजा बनने का सर्वाधिक गुण है, वो संग्राम सिंह के पास में है। तो इस बात में वो फिर से लड़ने लग जाते हैं। और क्या होता है कि वो तलवार निकालते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, और तलवार की जो नोक होती है उससे राणा सांगा की एक आंख फूट जाती है। और वो वहाँ से भागने लगते हैं, और भागते भागते अजमेर के पास आते हैं। अजमेर में वो करमचंद पंवार नामक व्यक्ति के पास आते हैं और इसको अपनी पूरी जानकारी बताते हैं। तो इसने राणा सांगा को शरण दी थी, अतः इनको राणा सांगा का आश्रयदाता करमचंद पंवार को कहा जाता है। हालांकि बाद में जब ये शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो करमचंद पंवार को रावत की उपाधि भी देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? रावत की उपाधि। जब ये मेवाड़ के शासक बने तो इन्होंने करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी थी। करमचंद पंवार को इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि दी थी। जब ये राणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं
तो इन्होंने करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी थी। तो ये आश्रयदाता के संबंध में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से जानकारी बताई, तो इसलिए करमचंद पंवार को क्या कहा जाता है, राणा सांगा का आश्रयदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शरण दी थी। हालांकि बाद में क्या होता है कि जब एक बार क्या होता है कि जो पृथ्वीराज और ये आपस में भाई थे, इनकी जो एक बहन थी वो सिरोही के जो देवड़ा सुल्तान थे, अखेराज देवड़ा जिनका नाम मिलता है, जिन्हें उड़ना अखेराज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये तेज आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध था, तेज आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उन्हें उड़ना अखेराज कहा जाता था। तो राणा सांगा और जो उनके भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी एक बहन थी, उसकी शादी सिरोही के जो देवड़ा अखेराज थे उनके साथ हुई थी। तो क्या कहा यह जाता है कि एक बार उनमें थोड़ा मनमुटाव, इनकी जो बहन थी और देवड़ा जो उनके पति थे अखेराज देवड़ा, उनमें थोड़ा मनमुटाव हो गया था, इसलिए इसकी समझाइश करने के लिए पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे वो सिरोही जाते। हालांकि उसी टाइम तो जो अखेराज देवड़ा थे वो मान जाते, लेकिन वो वो एक काम करते, वो जहर मिले हुए लड्डू लेके आते हैं और इनको आते टाइम दे देते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को, बोलते कि रास्ते में कहीं भूख लगे तो इनको खा लेना। तो दोस्तों ये जब रास्ते में आ रहे तो एक स्थान में इनको भूख लगती है और वो लड्डू इन्होंने खा लिए और लड्डू खाते ही उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अतः मेवाड़ में जो शासक थे, शासक बनने के योग्य थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो बाद में राणा संग्राम सिंह को अजमेर से मेवाड़ बुलाया गया और महाराणा जो रायमल के अंतिम समय में इनका राज तिलक चित्तौड़ के दुर्ग में किया गया और बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। आगे देखो, राणा सांगा के जो समकालीन शासक थे उनके में नाम मिलते हैं राणा सांगा के समकालीन, जैसे दिल्ली सल्तनत में नाम मिलता है हमें सिकंदर लोदी का और इब्राहिम लोदी का। दिल्ली सल्तनत में राणा सांगा के समकालीन शासकों में सिकंदर लोदी का नाम मिलता है और इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी से राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी से राणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी नेक्स्ट 1-2 स्लाइड बाद में हम बात करेंगे कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, खातौली और बाड़ी का युद्ध, जिसमें दोनों युद्धों में राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है। गुजरात में इनके समकालीन शासक था महमूद शाह। मालवा में इनके समकालीन शासक था नासिरुद्दीन। तो ये तो 3 जो बड़े बड़े राजवंश है उनकी हमने बात की। दिल्ली सल्तनत में इनके समकालीन सिकंदर लोदी थे और इब्राहिम लोदी थे, यानी लोदी वंश उस टाइम राज कर रहा था भारत पे, दिल्ली सल्तनत पे। गुजरात में इनके समकालीन महमूद शाह, मालवा में इनके समकालीन नासिरुद्दीन थे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। प्रमुख सैनिक अभियानों के अंतर्गत हम उन सभी सैनिक अभियानों की बात करेंगे जो राणा सांगा ने किए थे। जैसे कि फर्स्ट अभियान में मालवा विजय हासिल की थी राणा सांगा ने। राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराकर मालवा विजय हासिल की। महमूद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने हराया था। एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो से पूछता हूँ, महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था? तो महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था? उसका जो सही आंसर है वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में, जो कि सारंगपुर का युद्ध था वो सन 1437 में लड़ा गया था। 1437 में लड़ा गया था सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराया था और महमूद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने हराया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी है गुजरात विजय। गुजरात विजय में राणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हराकर गुजरात पर विजय हासिल की। गुजरात के जो शासक थे उनका हमें नाम मिलता है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह को हराकर गुजरात पर विजय हासिल की। ये इनके हमने 2 अभियानों की बात की। आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे उनके और प्रमुख लड़े गए, राणा सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख और अगले युद्ध। देखो, एक इन्होंने गागरोन का एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था सन 1519 में। गागरोन का युद्ध सन 1519 में लड़ा था। राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय के साथ ये युद्ध लड़ा था। कहा जाता है कि इसमें महमूद खिलजी द्वितीय का पुत्र आसफ खां मारा गया। खिलजी को बंदी बनाया गया। 3 माह तक चित्तौड़ के दुर्ग में कैद रखा गया। तो देखो, गागरोन का युद्ध दोस्तों हुआ था सन 1519 में। यह युद्ध 1519 में हुआ। राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। महमूद खिलजी का पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया। महमूद खिलजी द्वितीय का पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया। महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध में बंदी बनाया गया और चित्तौड़ के किले में 3 माह तक बंदी बनाकर रखा गया। हालांकि पिछले वीडियो में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि चित्तौड़ के दुर्ग में राणा कुंभा ने 6 माह तक किसे बंदी बना के रखा था। तो वो वही मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम थे जिन्हें सारंगपुर के युद्ध में बंदी बनाया गया था। युद्ध के मैदान में उन्हें बंदी बना लिया गया था
और 6 माह तक चित्तौड़ के किले में कैद रखा गया था। हालांकि जब आगे हम राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे तो राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे वही चित्तौड़ के शासक राणा सांगा में, वही सामने मालवा है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय है, उनको बंदी बनाया जाता है और वही कहानी दोबारा दोहराई जाती है। 3 महीने तक बंदी बनाए जाते हैं। वो 6 महीने तक बनाए गए थे, 3 महीने तक बनाए गए, बात वही की वही है। नेक्स्ट अभियानों की ओर बढ़ते हैं हम। देखो अब देखो, मैंने पहले आपको इब्राहिम लोदी के बारे में बताया था कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कुल 2 युद्ध लड़े गए थे। कुल 2 युद्ध लड़े गए और दोनों युद्धों में राणा सांगा विजयी रहे। कुल 2 युद्ध इन्होंने लड़े इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, दोनों युद्धों में विजयी रहे। देखो दोस्तों, दोनों युद्धों में सांगा जी विजयी रहे। देखो हम पढ़ते खातौली का युद्ध। खातौली के अभी वर्तमान की अगर हम लोकेशन देखें तो वर्तमान में कोटा जिला पीपलदा तहसील कोटा जिला में ये खातौली नामक स्थान पड़ता है। रियासत काल में जब हम इनकी बात करें तो रियासत काल में ये खातौली बूंदी रियासत में आती थी। रियासत काल में बूंदी रियासत के अंतर्गत आती थी खातौली। और वर्तमान की परिदृश्य में हम बात करें तो वर्तमान में कोटा जिला और पीपलदा तहसील के कोटा जिले में वर्तमान में खातौली नामक स्थान पड़ता है। और रियासत काल में जो स्थान आता था, यानी तत्कालीन जो पहले रियासतें हुआ करती थी, जिस टाइम ये खातौली का युद्ध हुआ था उस टाइम ये खातौली बूंदी रियासत में आता था, ये खातौली स्थान। ठीक है, तो जब हम युद्ध की तरफ देखते हैं तो खातौली का युद्ध सन 1517 में हुआ। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। देखो ये एक बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उस शासक को राणा सांगा ने, मेवाड़ के शासक ने हरा दिया था। ये एक सफल अभियान था राणा सांगा का और इसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया था। अतः खातौली के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। नेक्स्ट अगले युद्ध की हम बात करते हैं। अगला युद्ध है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा के डर से नहीं आया था, खुद नहीं आया था। पहले इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध में उपस्थित था लेकिन बाड़ी के युद्ध में नहीं पहुंचा था। बाड़ी के युद्ध में इसके 2 सेनापतियों ने भाग लिया। 2 सेनापतियों के निर्देशन में युद्ध लड़ा गया था। उन सेनापतियों के हमें नाम मिलते हैं मियाँ हुसैन फरमूली। देखो उन सेनापतियों के हमें नाम मिलते हैं मियाँ हुसैन फरमूली व मियाँ माखन। ये 2 सेनापति थे, मियाँ हुसैन फरमूली व मियाँ माखन। इन 2 सेनापतियों ने बाड़ी के युद्ध में भाग लिया था, जिनको राणा सांगा ने हराया था। राणा सांगा ने इनको भी हरा दिया था। देखो कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी डर के मारे इस युद्ध में नहीं आया था। उसके 2 सेनापति आए थे, मियाँ हुसैन फरमूली नाम मिलता और एक का मियाँ माखन। और इन सेनापतियों और इनकी सेना को राणा सांगा ने हरा दिया था। आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय, जैसे बाबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष। जैसे भारत में बाबर का प्रवेश हुआ, उसके बाद में बाबर की टक्कर किससे हुई थी? मेवाड़ में। तो मेवाड़ में राणा सांगा से हुई थी दोस्तों। तो देखो बाबर और राणा सांगा के मध्य कुल 2 युद्ध लड़े गए जो निम्न है। बाबर और राणा सांगा के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। 2 युद्धों की बात करें तो बयाना का युद्ध लड़ा गया था और खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो देखो फर्स्ट युद्ध इसका राणा सांगा के साथ में बयाना का युद्ध हुआ था और बयाना के उसमें राणा सांगा को विजय मिली थी। देखो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है, डायरेक्ट ये डेट पूछी जाती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इतनी देर तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि खातौली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बयाना और खानवा के युद्धों में। क्योंकि बयाना का युद्ध राणा सांगा ने जीता था लेकिन खानवा का युद्ध जीत नहीं पाए थे, उसकी बात हम आगे करेंगे। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। देखो ये तो इस युद्ध की बात आती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला युद्ध देखते हैं हम खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट है और राजस्थान ही नहीं इंडिया लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया लेवल की जैसे हम बात करें तो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है खानवा का युद्ध। राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, इसमें डायरेक्ट ये डेट काफ़ी बार पूछी गई है 17 मार्च 1527। और जो आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो वनपाल वन रक्षक, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पीछे के पेपर उठा के देखना आप, वर्ष 2013 देखो
वर्ष 2013 और 2016 जिसमें ये पेपर हुए थे, उनको आप उठा के देखना एक बार, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ था, ये आपको एक तो ये डेट ध्यान में रखनी है। और खानवा की वर्तमान लोकेशन देखें, हम वर्तमान के नज़रिए में हम देखें तो वर्तमान में ये भरतपुर जिले में एक स्थान, भरतपुर जिले की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है रूपवास। रूपवास तहसील है भरतपुर जिले की, उसमें ये खानवा गांव पड़ता है और गंभीरी नदी के तट पर यह गांव स्थित है। खानवा, खानवा का मैदान वर्तमान में भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। यह तो इसकी लोकेशन की बात की। युद्ध की डेट हमने पढ़ी, बयाना के युद्ध में पढ़ा, राणा सांगा की विजय के बारे में हमने पढ़ा, बयाना के युद्ध की डेट हमने पढ़ी 16 फरवरी 1527 और खानवा की 17 मार्च 1527, यानी एक महीने का इन दोनों युद्धों में गैप था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस युद्ध के संबंध में, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा युद्ध है, इसमें बहुत कुछ उलटफेर हुए थे इस युद्ध में। देखो दोस्तों कि खानवा युद्ध से पहले बाबर ने निम्न कार्य किए, खानवा युद्ध से पहले बाबर ने निम्न कार्य किए, क्योंकि कहा जाता है कि जब बयाना का युद्ध हुआ था तो बयाना का युद्ध में बाबर की सेना को मेवाड़ की सेना थी, मेवाड़ की क्षत्रियों की सेना थी, उसने बुरी तरह से मारा पीटा था और इस युद्ध में उनको बुरी भयंकर तरीके से पीट दिया था। तो उसने जो बाबर को जाकर उस सेना ने संदेश दिया था कि हम उस सेना से लड़ नहीं सकते, वो सेना हारने वालों में नहीं है, बहुत बुरा मारती पीटती है, काय का नहीं छोड़ती है। तब बाबर ने क्या कुछ उनको प्रलोभन दिए थे, जो सेनाएं, जो बाबर की सेना उनको बार बार ठुकराती जा रही थी। अतः बाबर बेचारा हारा परेशान हो गया कि क्या करे यार, इनको लड़वाना तो है, कैसे भी करे, अगर सेना नहीं लड़ेगी तो फिर लौटना पड़ेगा वापस। तो कहा जाता है कि बाबर ने जो मुसलमानों पर लगने वाला कोई कर था, ये तमगा एक व्यापारी कर था, मुसलमान व्यापारियों पर लगाया जाता था, वो कर बाबर ने हटा लिया था। इन व्यापारियों से, मुसलमान व्यापारियों से बाबर ने तमगा कर हटा लिया था। और कहा जाता है कि बाबर बहुत बड़ा शराबी शासक था, तो बाबर ने इस युद्ध से पहले शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने कहा भाई मैं सदा सदा के लिए शराब छोड़ दूंगा और शराब के बर्तनों को भी तुड़वा दूंगा। जब यह कहा जाता है दोस्तों कि जब ये दो बातें बाबर ने दोहराई तो बाबर की सेना ने फिर भी लड़ने से मना कर दिया था। बाबर की सेना ने बोला तमगा का तू आज तक लेता है, हम इससे गरीब नहीं हुए, तू आगे भी लेना जारी रख, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तू डबल ले ले यार, हमें क्या फर्क पड़ेगा, वहाँ मरना थोड़ी है मेवाड़ की सेना के पास जाके। नाम राणा सांगा है उसका, छोड़ता नहीं है, भगा भगा के मारता है। दूसरी बात, जब इसकी शराब पीने की आई थी तो इसके सैनिकों ने कहा तू आज तक शराब पीता है, हमारा क्या उखाड़ लिया, तू और पी यार, हमें क्या लेना देना, हमें क्यों मरवा रहा है फालतू में। तब बाबर को कुछ लगा कि यार ये लड़ेंगे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि बाबर ने बाद में आगे खड़े होकर कि भड़काऊ भाषण दिया था, बयानबाजी की थी, भड़काऊ भाषण सेना के सामने दिया था और कहा था कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं राणा सांगा से लड़ूंगा। और बाबर क्या करता है, इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा देता है, धर्म युद्ध की बाबर इसको संज्ञा देता है। बोलता है कि मुझे जैसे अगर कहे तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, वैसे कहे तो बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। तो बाबर ने यह कहा था कि अगर आपको जाना है, आप लौटना चाहते हो, नहीं लड़ोगे तो मत लड़ो, मैं राणा सांगा से लड़ूंगा, अल्लाह ने मुझे भेजा है लड़ने के लिए, काफिरों पे विजय हासिल करने के लिए भेजा है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और अगर मैं इस युद्ध में शहीद हुआ तो मुझे सॉरी बाबर बोलता है कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं काफिरों से लड़ूंगा, काफिरों पे विजय हासिल करूंगा, अगर मैं इस युद्ध में शहीद हुआ तो मैं जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह जन्नत बख्शेगा, और अगर मैं इस युद्ध में मारा गया तो गाजी कहलाऊंगा। तो जब सॉरी बोलता है कि जब इस युद्ध में मैं जीत गया तो गाजी कहलाऊंगा और गाजी की उपाधि धारण करूंगा। तो जब ये अपनी सेना को बिल्कुल भड़काऊ भाषण देता है और धर्म की मर्यादा में ये बांध देता है, तब इसकी सेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कहा जाता है कि जब इसकी सेना के लड़ने की वजह यही थी कि इस युद्ध को जो बाबर ने धर्म युद्ध की इसने संज्ञा देती थी, हिंदू मुसलमान का जब इसने युद्ध बना दिया था, तब इसकी सेना क्या करती है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सेना में नए जोश का संचार हो जाता है और बाबर की सेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तब आगे देखो क्या क्या बातें आगे होती है कि ये कार्य तो जो बाबर ने युद्ध से पहले किए थे,
अब हम वो कार्य पढ़ेंगे जो राणा सांगा ने युद्ध से पहले किए थे। तो देखो, राणा सांगा ने युद्ध से पहले निम्न कार्य किए, तो उन कार्यों में आपको कई बार क्या बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाती परवन की प्रथा किसने चलाई। पाती परवन की प्रथा राणा सांगा ने चलाई। और पाती परवन की प्रथा क्या थी कि जब राणा सांगा को ये पता चलता है कि बाबर सैनिकों को धर्म के नाम पे उकसा रहा है, भड़का रहा है, भड़काऊ बयानबाजी दे रहा है धर्म के आधार पे, तो राणा सांगा ने क्या कहा कि जब वो एक हो सकते हैं तो हम हिंदू शासक एक क्यों नहीं हो सकते। और बाबर तत्कालीन राजस्थान के सभी रियासतों के शासकों को पत्र लिखता है और युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब उन शासकों को आमंत्रित किया गया तो वो लोग भी इस युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। तो इसी प्रथा को पाती परवन की प्रथा कहा गया। तो पाती परवन की प्रथा किसने चलाई, तो पाती परवन की प्रथा राणा सांगा ने चलाई थी खानवा युद्ध से पहले। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि किस युद्ध के दौरान राणा सांगा ने पाती परवन की प्रथा चलाई। तो खानवा युद्ध से पहले पाती परवन की प्रथा चलाई किस शासक ने चलाई थी, तो राणा सांगा ने चलाई थी। और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पाती परवन की प्रथा का संबंध किससे है, तब भी हमारा आंसर होता है खानवा युद्ध से। तो देखो, आगे की स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे कि पाती परवन की प्रथा के साथ राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी उससे जो लड़ने के लिए शासक आए थे राणा सांगा के साथ में, वो शासक किस किस रियासत से थे, कौन कौन से शासक थे, तो अगली स्लाइड में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हमें मिलता है जैसे कि आमेर से जो शासक आए थे उनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। जैसे और अगर हम शासकों की बात करें तो बीकानेर से कुंवर कल्याणमल थे, मारवाड़ से मालदेव थे, मेड़ता से रतन सिंह थे, गजनेर से अशोक परमार थे, आदि कई नाम मिलते हैं जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया आमेर से पृथ्वीराज जी कछवाहा थे। दोस्तों देखो, ये जगन्नाथ कछवाहा है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, कोई टीम की गलती से यहाँ पे लिखा गया है। जगन्नाथ कछवाहा नहीं थे, जगन्नाथ कछवाहा नहीं थे। आमेर से जो शासक आए थे वो पृथ्वीराज कछवाहा थे। क्या नाम मिलता है, आप पृथ्वीराज कछवाहा लिखना, पृथ्वीराज जी कछवाहा थे। ये आमेर से उस टाइम शासक आए थे, आमेर के शासक थे कछवाहा वंश के। ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने आए थे। मेड़ता से आए थे रतन सिंह। गजनेर स्थान यूपी में पड़ता है, भरतपुर यूपी बॉर्डर पे ये स्थान पड़ता है यूपी। गजनेर से अशोक परमार आए थे। ये अशोक परमार वही थे जिनको राणा सांगा ने बिजोलिया की जागीर दी थी। यानी गजनेर से अशोक परमार। वागड़ से महारावल उदय सिंह, वागड़ से महारावल उदय सिंह। बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया पड़ता है उसे पहले वागड़ कहा जाता था। वो वागड़ के जो शासक थे महारावल उदय सिंह, वो यहाँ पे लड़ने के लिए आए थे राणा सांगा के पक्ष में। मारवाड़ से राव गांगा, यानी मारवाड़ के जो शासक थे राव गांगा उस टाइम शासक थे, उनका पुत्र था मालदेव। ये मालदेव उस टाइम लड़ने के लिए आए थे। और ये मालदेव के साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। देखो, मालदेव के साथ में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि मालदेव कितनी सेना लेकर आए थे, तो मालदेव 5,000 सेना लेकर आए थे, 5,000। ये मालदेव मारवाड़ से 5,000 की सेना लेकर आए थे। राव गांगा के पुत्र थे मालदेव, खानवा युद्ध में लड़ने के लिए आए थे 5,000 की सेना लेके। ठीक है, आगे हम एक शासक के बारे में अध्ययन करते हैं, वो है मेदिनी राय। ये मेदिनी राय चंदेरी की शासक थे। चंदेरी वर्तमान में एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। एमपी के जो शासक थे मेदिनी राय, ये भी खानवा युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। अलवर एक स्थान पड़ता है राजस्थान में, अलवर के एक शासक थे हसन का मेवाती। ये हसन का मेवाती राणा सांगा के खानवा युद्ध में सेनापति थे। राणा सांगा के खानवा युद्ध में सेनापति थे। कहा जाता है कि बाबर ने इनको उकसाया था धर्म के नाम पे कि आप मुस्लिम होके राणा सांगा के इस टाइप से नहीं कहा था कि आप मुस्लिम होके काफिरों के पक्ष में क्यों लड़ रहे हो, आप इस्लाम का साथ क्यों नहीं दे रहे। तो कहा जाता है कि हसन का मेवाती ने कहा था कि आप एक आक्रमणकारी हो, अतः मैं आपका साथ नहीं दे सकता। इस युद्ध में मैं अपने देसी राजा का साथ दूंगा, आक्रमणकारियों का कभी साथ नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के ये हसन खां मेवाती अपने सैनिकों को लेकर राणा सांगा की सेना में जाके शामिल हो जाते हैं और खानवा के युद्ध में लड़ते हैं, लड़ाई में शहीद भी होते हैं। तो हसन खां मेवाती अलवर से एक मेव शासक थे। बाबर ने इनको उकसाया था लेकिन ये बाबर की सेना में शामिल नहीं हुए थे, राणा सांगा के पक्ष में लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे। राणा सांगा की सेना में ये सेनापति थे। खानवा के युद्ध में सेनापति का नाम पूछा जाता है, हसन का मेवाती थे राणा सांगा के सेनापति।
नेक्स्ट देखो और कौन कौन से शासकों का हमें नाम मिलता है, और भी शासक आए थे लड़ने के लिए, उनका हम देखो अब पढ़ेंगे। आगे हमें ईडर से, ईडर एक स्थान पड़ता है गुजरात में, ये ईडर गुजरात में पड़ता है। ईडर के शासक थे बारमल, बारमल का हमें नाम मिलता है, ये भी खानवा के युद्ध में दोस्तों लड़ने के लिए आए थे। एक राजस्थान में जगह है नागौर जिला, नागौर से जो नागौर के जो मुस्लिम थे वो शासक थे, उनका खानजादा खानजादा करके नाम मिलता है, ये भी थे। एक एक रियासत थी बीकानेर, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, ये कुंवर कल्याणमल राव जेत सिंह के पुत्र थे। राव जेत सिंह की मृत्यु गिरी सुमेल के युद्ध में हुई थी, ठीक है। रायसीन, रायसीन स्थान एमपी में पड़ता है, वहाँ के जो शासक थे सलहदी तंवर, ये भी लड़ने के लिए आए थे। एक आपको मैंने अखेराज देवड़ा के बारे में मैंने पहले बात की थी, ये सिरोही के शासक थे, उड़ना अखेराज जिन्हें कहा जाता है, ये भी लड़ने के लिए आए थे। तो पहले हमने, अब देखो यहाँ पे हमने ईडर से बारमल के बारे में पढ़ा, नागौर का खानजादा था, बीकानेर के कल्याणमल थे, रायसीन का सलहदी तंवर और सिरोही के अखेराज देवड़ा। और पीछे के देखो हमने पढ़े थे आमेर के जगन्नाथ कछुआ, नहीं है जगन्नाथ कछुआ को पृथ्वीराज कछुआ पढ़ा जाए, ये गलत लिखा गया है। पृथ्वीराज कछुआ मेड़ता से रतन सिंह, गजनेर से अशोक परमार, वागड़ से महारावल उदय सिंह, मारवाड़ से मालदेव, गांगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी से मेदिनी राय और अलवर से हसन खां मेवाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने जो उनके साथ में जो पार्टी परवन की प्रथा के साथ में जो शासक लड़ने के लिए आए थे उनकी हमने बात की। आगे देखते हैं और देखो अब युद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम अध्ययन करेंगे। जैसे युद्ध से, इस युद्ध में बाबर ने भारी तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर क्या करता है, इस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया, जिससे के आगे राणा सांगा की सेना टिक नहीं सकी। कहा जाता है कि बाबर ने सबसे पहले राणा सांगा की सेना के सामने तोपखाने का प्रयोग किया था खानवा के युद्ध में। तो इससे पहले भारत में तोपखाने का प्रयोग नहीं हुआ था, कि यहाँ के जो सैनिक थे वो तोपखाने से अनभिज्ञ थे, अपरिचित, उन्हें पता नहीं था कि तोप क्या होती है, कैसे चलती है। तो इनकी जो सेनाएं थी वो तोपखाने के आगे टिक नहीं सकी, राणा सांगा की सेना टिक नहीं सकी और राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं क्योंकि भारी तोपखाने के सामने इनकी सेनाएं टिक नहीं सकी। तोपखाना और बारूद का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया था, जिसके आगे राणा सांगा की सेना टिक नहीं सकी और राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब ये घायल हो जाते थे, उस सिरोही के जो शासक थे अखेराज देवड़ा और जो मारवाड़ के जो शासक गांगा के जो पुत्र आए थे मालदेव, वो इनको युद्ध के मैदान से घायल अवस्था में लेके जाते हैं। दौसा में कोई जगह पड़ती है बसवा नाम की, उस स्थान पे, तो बसवा में इनका उपचार किया जाता है। हालांकि बाद में इनको रणथंभौर के दुर्ग में भेज दिया जाता है। तो देखो सिरोही के जो अखेराज देवड़ा व मारवाड़ के युवराज मालदेव सांगा को युद्ध के मैदान से दौसा के बसवा नामक स्थान पर लेकर जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं, तो दौसा के बसवा स्थान पर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन लेके गया था। हालांकि कई जगह में नाम मिलता है पृथ्वीराज कछुआ का भी, लेकिन उनके बारे में कितनी सत्यता है उसके बारे में प्रमाणित नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो NCERT DU की जो बुकें आती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बुक्स का हम अध्ययन करते हैं, तो हमें ये जानकारी मिलती है कि अखेराज देवड़ा का हमें नाम मिलता है और मालदेव का नाम मिलता है। पृथ्वीराज कछुआ के बारे में कितनी जानकारी है उसका देखो हम बता नहीं सकते, उसकी सत्यता को हम नहीं बता सकते। हालांकि हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, राजस्थान यूनिवर्सिटी, NCERT आदि का हम अध्ययन करते हैं, तब हमें ये जानकारी मिलती है कि अखेराज देवड़ा और मालदेव का नाम हमें संक्षिप्त से मिलता है। देखो आगे देखो, बसवा में इनका प्राथमिक उपचार होता है, ये लाइन बताई मैंने आपको, रणथंभौर के किले में भेजा गया। एक देखो इनके यहाँ पे निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो दौसा के अंदर क्या होता है कि दौसा के बसवा स्थान, जो बसवा स्थान है, देखो ये बसवा स्थान, यहाँ पर राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। राणा सांगा का चबूतरा बसवा में बना हुआ है। एक बात आप ध्यान में रखना कि जो राणा सांगा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, बसवा में नहीं है। अतः आपको यहाँ पे यह बात याद में रखनी है कि जो बसवा स्थान है वहाँ पे सिर्फ चबूतरा है। अगर छतरी के बारे में प्रश्न पूछे तो बसवा नहीं करना आपको, उस टाइम आपको मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और राणा सांगा की जो छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है, ये भी ध्यान में रखना है। जब राणा सांगा इस युद्ध से निकाले गए, राणा सांगा को इस युद्ध से निकाल लिया गया, तब कहते हैं कि जो वर्तमान में वो स्थान गुजरात में पड़ता है, वहाँ के कोई शासक थे हलवद काठियावाड़ नामक कोई जगह पड़ती है, वहाँ के जो शासक थे जाला अज्जा, वो इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। जाला अज्जा वो क्या करते हैं कि राणा सांगा का जो राज चिन्ह और राज मुकुट होता है वो अपने सर पे धारण कर लेते और हाथी के ओहदे पे चढ़ जाते और मुगल सेना से लड़ते और युद्ध को जारी रखते हैं।
जब ऐसी स्थिति में मुगलों की जो सेना लड़ रही थी, उन्हें यह आभास नहीं हुआ, वो पहचान नहीं पाए कि राणा सांगा युद्ध से जा चुके हैं, और उन्होंने यह समझ लिया कि जो हाथी पे जो लड़ रहे हैं शासक, ये राणा सांगा ही है, और वो सेना चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है और झाला अज्जा को युद्ध में मार डालती है। जैसे ही झाला अज्जा को इस युद्ध में मारा गया, और वैसे ही इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। तो देखो कि राणा सांगा के युद्ध से घायल हो जाने के बाद उनको युद्ध से निकाल लिया गया। निकालने के बाद राणा सांगा का जो राज मुकुट व राज चिन्ह झाला अज्जा ने धारण किए। झाला अज्जा गुजरात में कोई हलवद नाम की स्थान पड़ता है, हलवद काठियावाड़ जिला गुजरात का, वहाँ के कोई शासक थे, ये लड़ने के लिए आए थे खानवा के युद्ध में, राणा सांगा की तरफ से लड़ने के आए थे। झाला अज्जा इनका नाम मिलता है। हालांकि इनके एक पुत्र थे जिनका नाम मिलता है हमें झाला बिद्दा या झाला मान, जिनको झाला बिद्दा या झाला मान कहा जाता है, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, और वहाँ पे उन्होंने राणा प्रताप के राज मुकुट और राज चिन्ह धारण किए थे और अपना बलिदान दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि ये झाला परिवार है, इन्होंने मेवाड़ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। तो झाला अज्जा ने राणा सांगा के राज चिन्ह व राज मुकुट धारण किए, और मुगल सेना ने इनको राणा समझकर मार डाला, और अंत में बाबर की इस युद्ध में विजय होती है। अतः फाइनली इस युद्ध में जो विजय होती है खानवा के युद्ध में, वो होती है बाबर की। चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, बाबर क्या करता है युद्ध की समाप्ति के बाद। अब बाबर की हरकत आपको बताता हूँ। बाबर क्या करता है कि जो वीर क्षत्रिय राजपूत इस युद्ध में लड़ रहे थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनके जो सब शरीर पड़े थे, जो मर्द शरीर युद्ध के मैदान में पड़े थे, उनकी वो खोपड़ियाँ एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद उनकी एक खड़ी करके मीनार से चिनवाता है, और वहाँ पे खड़ा होकर गाजी की उपाधि धारण करता है। आपको आ रही है बात समझ में? समझ रहे हो आप मानसिकता को? देखो वो क्या करता है कि जो मर्द शरीर मैदान में पड़े थे, वीर क्षत्रिय राजपूतों के जो शरीर पड़े थे मैदान में, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने मेवाड़ के लिए बलिदान किया था, अपने मेवाड़ के लिए उन्होंने अपना सर कुर्बान कर दिया था, अपनी जान दे दी थी, उन लोगों के वो शरीर पड़े थे, उनके वो क्या करता है कि गर्दन कईयों की काट के ले जाता है। मरने के बाद में उन्होंने अपना, तो वो तो बलिदान हो गए थे, बलिदान के बाद में वो कईयों की तो वैसे साइड में थी, तो वो ऐसे उठा के ले जाएगा। जिनके तो सर नहीं कटा था उनकी वो काट के लेके जाता है, और उनकी मीनार खड़ी करता है, और गाजी की उपाधि धारण करता है। तो देखो बाबर ने इस युद्ध की समाप्ति के बाद राजपूतों की खोपड़ियों को इकट्ठा कर मीनार बनवाई। एक मीनार बनवाता है, मीनार तो क्या बनवाएगा, खोपड़ियों की खोपड़ियाँ करके थोड़ी बहुत ऊंची कर दी होगी, ठीक है, टीला नुमा आकृति दे दी होगी। करने के बाद मीनार बनाई और गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद में कौन सी उपाधि धारण की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ पे यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। खानवा युद्ध के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तब हमारा आंसर होता है गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध के बाद में आपको ध्यान में रखना है, आप कॉपी में लिख सकते हो, लिख रहे नहीं हो तो साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। खानवा युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये तो हो जाती है युद्ध की बात। अब हम आगे देखेंगे कि राणा सांगा, जिनके बारे में राजस्थान की तमाम रियासतों के शासक लड़ने के लिए आए थे, लेकिन उनकी इस युद्ध में हार कैसे हो गई, ये इन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। ये कारण पूछे जाते हैं दोस्तों कि किन कारणों से राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई थी, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट तब हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि जब इतनी रियासतों के शासक लड़ने के लिए आए, फिर भी ये राणा सांगा बाबर से कैसे हार गए। तो उनके प्रमुख कारणों में, हार के प्रमुख कारण देखो, हार के प्रमुख कारणों में पहला पॉइंट मिलता है बाबर का तोप खाना। कहा जाता है कि जब बाबर ने पहली बार खानवा के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था, तो राणा की सेना थी वो समझ नहीं पाई थी कि ये क्या हो गया अचानक। जो हाथी घोड़े राणा की सेना में आए थे, वो अपने आप ही वहाँ पे देखो कि तोप का प्रयोग हुआ, जैसे ही तोप चली, तोप का गोला जैसे ही निकला, तो उनमें घबराहट मच गई। वो जो हाथी घोड़े थे, वो अचानक डर के मारे एक दूसरे को आपस में मारने काटने लग गए। तो एक कारण तो हम इसका कह सकते हैं कि तोप खाना था इनके पास में, बाबर के पास में। दूसरे कारणों में हम देखें तुलुगमा युद्ध पद्धति, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति। देखो तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है कि जैसे हम कहें कि किसी 100 सैनिक एक साथ युद्ध के लिए जाते हैं, तो वो तुलुगमा युद्ध पद्धति में क्या होता है कि जब 100 सैनिक होते हैं, तो तुलुगमा युद्ध पद्धति में जो पीछे के 100 में से 80 सैनिकों को तो लड़ने के लिए उतार दिया जाता है, और जो 20 सैनिक बच जाते हैं
उनको साइड में रख लिया जाता है, रिजर्व में रख लिया जाता है। जैसे आजकल हमारे होती है ना रिजर्व पुलिस बलादी होते हैं, तो उनको रिजर्व में रख दिया जाता था। तो क्या कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो युद्ध होते थे वो सुबह शुरू होकर शाम तक चलते थे, शाम को बाद में नाइट में युद्ध नहीं होते थे। वर्तमान में तो देखो युद्ध होते ही नाइट में ही है, लेकिन पहले रात्रि के समय युद्ध नहीं होते थे, शाम को सूर्यास्त तक युद्ध होता था, बाद में शंख बजता, शंखनाद के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर अगले दिन भोर के बाद में युद्ध लड़े जाते थे। तो देखो क्या कहा जाता है कि जब ये 80% बाबर ने 80% की सेना युद्ध में उतारी थी, जब शाम का समय आया तो राजपूत सेना तो कंप्लीट लड़ रही थी, क्योंकि बेईमानी उनके पास में थी नहीं, वो तो फुल ईमानदारी के साथ में युद्ध कर रहे थे, तो बेईमानी से तो बाबर भरा हुआ था। तो बाबर की जो 20% सेना थी वो रिजर्व रखी हुई थी। पूरे दिन राजपूत सेना ने युद्ध लड़ा। लास्ट में सेना क्या होता है कि जब पूरे दिन कोई व्यक्ति कार्य करता है तो थकान आना लाजमी है। तो वो सांगा की जो सेना थी वो थकान के मारे भी वैसे भी परेशान थी, हालात ख़राब थे युद्ध के अंतर्गत, काफ़ी सैनिक मारे जा चुके थे। तो जो शाम के समय में जैसे ये सेना युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई, तो क्या है कि जो बाबर की 20% सेना होती है वो युद्ध में प्रवेश करती है और भयंकर मारकाट मचा देती है। क्योंकि ये सैनिक तो पूरे दिन लड़ाई कर रहे थे, तो इसलिए हारे हुए भी थे, युद्ध में थकान भी थी, लेकिन ये रिजर्व बैठे थे, इनका क्या बिगड़ेगा भाई, ये तो आराम से बैठे हैं, ये तो मारकाट ही करेंगे मात्र आधे पौन घंटे में, इनको करना है सब कुछ आधे पौन घंटे में। वो बचा था उनमें, इन्होंने गेम पलट दिया। कहते हैं ना आजकल की रात रात में गेम पलट देंगे, वही बात हुई थी यहाँ पे। दूसरी देखो हमने बात की थी सलहदी तंवर, रायसेन का जो शासक था, और एक बात हमें की थी खानजादा की। ये लोग क्या करते हैं युद्ध के टाइम, ये गद्दारी करते हैं। ये लोग युद्ध के बाद में क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं। ये घर से तो साथ में चल के आए थे राणा सांगा के, और बाद में युद्ध के मैदान में ये किसके साथ हो गए, ये लोग हो गए बाबर के साथ में। तो देखो यहाँ पे इनकी एक बात आ जाती है कि जो एक बात यहाँ पे ये मिलती है कि राणा सांगा को थोड़ा बहुत पता था कि तोप ताप कुछ होती है युद्ध में चलेगी, तो ये अपने लोगों के साथ में प्लान करता है कि हमें कैसे भी करके तोप को अध्ययन करना, वो तोप का गोला चल ना पाए। तो ये लोग पहले क्या, जब इतना सोच के इनको ये राणा सांगा की योजना इन लोगों को पता थी, तो ये लोग क्या करते हैं कि घर से तो वही बात, घर से तो चल के आते हैं राणा सांगा के साथ में, युद्ध के मैदान में हो गए बाबर के साथ में। तो इनको योजना तो पता थी कि राणा सांगा वाले लोग क्या कर रहे हैं, तोप पे कब्जा करने की जो पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, ये लोग सांगा की सेना से निकलते हैं और बाबर की सेना की तरफ बढ़ने लगते हैं, और बाबर को बोलते हैं कि राजपूत सेना तोप को जीतने के लिए योजना बनाकर आई है, आपको कैसे भी करके तोप को बचाना होगा। तो युद्ध से बारे में कहा जाता है कि पहले बाबर ने तोप की जो घेरा था वो त्रिस्तरीय घेरा था। हालांकि बाद में जब ये इतनी बात इन्होंने बता दी गद्दारों ने, तो बाबर ने वो घेरा 7 स्तर का बना दिया था, 7 स्तर का घेरा तोप के कर दिया था। और जैसे ही सेना युद्ध के लिए बढ़ी, तो बाबर के जो तोपची मिलते हैं जिनका नाम मिलता है रूमी खां, मुस्तफ़ा खां, इन लोगों ने तोप चला दी थी। तोप के तरफ राणा सांगा की जो सैनिक थे, वो जो स्पेशल सैनिक जो उन्होंने बनाए थे तोप पे कब्जा करने के लिए, वो तोप की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले क्या होता है कि तोप का गोला ये लोग चला देते हैं, रूमी खां और मुस्तफ़ा खां जो तोपची थे, ये तोप का गोला चला देते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। तो इन जो गद्दारों के कारण, ये एक प्रमुख कारण इन गद्दारों का भी मिलता है। ये लोग गद्दार थे भाई, ध्यान में रखना, गद्दारों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये खानजादा और सलहदी तंवर, ये लोग गद्दार थे। गद्दार किसी धर्म में नहीं पाए जाते, गद्दार हर धर्म में मिलते हैं। आपको सलहदी तंवर भी नाम मिलेगा तो खानजादा भी आपको नाम मिलेगा। ये लोग गद्दार थे, एक गद्दारों के नाम है। इनकी वजह से युद्ध राणा सांगा हार गए थे। दूसरा जो कारण था, अगला जो कारण था युद्ध का, जो राणा सांगा की हार में राणा सांगा की हार में प्रमुख कारण रहा, वो था राजपूत सेना का एक शासक के अधीन न होना। दोस्तों कहा जाता है कि राजपूतों की जो सेना थी वो एक शासक के अधीन नहीं थी। क्यों नहीं अधीन थी वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पाती परवन की प्रथा के तहत जो शासक लड़ने के लिए आए थे राणा सांगा के साथ में, वो राणा सांगा के प्रति अपना ईमानदारी नहीं दिखा रहे थे। वो जिस रियासत का जो शासक आया था, जो राजकुमार आए थे, वो उनके प्रति अपनी ईमानदारी प्रकट कर रहे थे।
जैसे आपको उदाहरण दूं तो राणा सांगा के घायल होने के बाद में क्या होता है कि मालदेव जी जब उसको निकाल के लाते हैं तो मालदेव जी के जो 5,000 सैनिक थे वो युद्ध छोड़ के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा युवराज यहाँ नहीं है तो हम क्यों लड़े, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि क्या हुआ कि एक बड़ी सेना थी, लेकिन इस बड़ी सेना का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब क्या होता है कि वागड़ वाले जो उदय सिंह थे वो लड़ने के लिए आए थे तो वो शुरू में मर गए थे, शुरू में ही वो बलिदान हो गए थे, मुगलों की सेना ने उन्हें मार डाला था, तो उनकी सेना थी वो तुरंत ही पीछे हट गई। यही कारण एक मेन कारण माना गया कि एक शासक के अधीन नहीं थी, एक छत्र के अधीन, एक ध्वज के अधीन ये सेना नहीं थी, अतः ये बड़ी सेना होकर भी ये सेना युद्ध हार गई थी। तीसरा अगला जो कारण है वो है बाबर के कुशल तीरंदाज। ये तीरंदाज बाबर के जो तीरंदाज थे उन तीरंदाजों की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि युद्ध से पहले बाबर क्या करता है कि अपनी सेना के आगे बैलगाड़ियाँ खड़ी करवाता है, बैलगाड़ियों को ऊपर की साइड में करके खड़ी करवा देता है, और इनके पीछे छिपे थे कुशल तीरंदाज निशानेबाज लोग थे, तीर चलाने में माहिर थे। और ये क्या करता है कि ये तीरंदाज लोग क्या करते हैं कि सेना के ऊपर एक के बाद एक कई तीरों की बरसात कर देते हैं और राजपूतों की सेना को संभलने का मौका भी नहीं देते। इन तीरंदाजों को जीत का श्रेय किसने दिया था? तो इन तीरंदाजों को जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक का अध्ययन करते हैं तो इन तीरंदाजों को जीत का श्रेय दिया था बाबर ने। बाबर ने भाई इनको जीत का श्रेय दिया था, तीरंदाजों को जीत का श्रेय बाबर ने दिया था। अगला जो कारण माना जाता है, बाबर के तोपची थे। ये तोपची उस जमाने में हाई टैलेंटेड लोग थे। इनका नाम हमें मिलता है रूमी खां और मुस्तफ़ा खां, कलाकार आदमी है भाई पूरा, रूमी खां और मुस्तफ़ा खां। ये लोग क्या करते थे, ये तोप चला रहे थे, बार बार तोप में से गोले दाग रहे थे। ये लोग भी राणा सांगा की हार में प्रमुख जिम्मेदार रहे। राणा सांगा के लिए ये भी भारी थे भाई, क्योंकि ये बार बार तोप के गोले चला रहे थे, उधर तोप के गोलों से अफरा तफरी का माहौल हो रहा था, हाथी घोड़े काम नहीं कर रहे थे, सैनिकों में क्या होता कि जो भय का माहौल था वो बना दिया था। तो चलिए आगे हम और देखते, आगे हमें राणा सांगा के बारे में देखो कि राणा सांगा का अभी खानवा युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया कि अब राणा सांगा का जो अंतिम समय था वो कैसा रहा। दोस्तों कहा जाता है कि जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा युद्ध के अंतर्गत एक शासक, एक स्थान मैंने आपको बताया था चंदेरी, एमपी मध्य प्रदेश, चंदेरी का एक शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय राणा सांगा के लिए लड़ने के लिए आया था इस युद्ध में। तो क्या होता है कि खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने देखा कि यहाँ पे एक राजपूत राज्य और है और वो है चंदेरी। तो बाबर क्या करता है कि चंदेरी पे आक्रमण करने के लिए सेना सहित आगे बढ़ता है चंदेरी विजय के लिए। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का 1528 में हुआ था। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब ये अपनी सेना सहित आगे बढ़ रहा था तो राणा सांगा को ये बात पता चलती है, तो उसने अपने सामंतों सरदारों को पूछा, सामंतों सरदारों को कहा कि जो चंदेरी का जो मेदिनी राय था वो खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए आया था मेरी तरफ से, तो आज मुझे चंदेरी के मेदिनी राय का साथ देना चाहिए। जब यह बात हुई, सामंतों को चारों तरफ पता चला, तो उन लोगों ने राणा को समझाया कि राणा जी यह स्थिति हमारे लड़ने के लिए सही नहीं है, हम पहले भी खानवा के युद्ध में काफ़ी कुछ बर्बाद करके बैठे हैं। तो राणा सांगा कहते हैं कि जब सब कुछ ही बर्बाद कर दिया तो फिर खोने का क्या डर है, चलो यार लड़ेंगे और मरेंगे, नहीं तो साले बाबर को मार डालेंगे और क्या, जब बचा ही नहीं है तो खोने का डर कैसा यार। तो ऐसी बातें जब हुई तो क्या होता है कि जो राणा सांगा की सेना थी वो, उन सरदारों ने कोई गुप्त मीटिंग की और कोई फैसला ले लिया अंदर ही अंदर, और वो राणा जी को आके कहते हैं कि चलो चलते हैं लड़ने के लिए। तो ये लोग वहाँ से निकलते और एक मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है, एमपी में कालपी स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे आते आते राणा सांगा जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है वो मैं आपको बताऊं कि जब ये लोग वहाँ से चले थे तो इन लोगों ने जो फैसला लिया था अंदर ही अंदर, उसमें ये इन्होंने इंक्लूड किया था कि हम क्या करेंगे, राणा सांगा जी को जहर दे देंगे। तो ये लोग बीच में आते होते राणा सांगा जी को जहर दे देते हैं और उस जहर का असर कालपी में आते आते राणा सांगा जी पे होता है और कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कालपी मध्य प्रदेश में राणा सांगा की मृत्यु होती है। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई, 30 जनवरी 1528 को। कालपी में मृत्यु के बाद इनको मांडलगढ़ ले जाया गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ले जाया गया और वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया।
तो इनके मृत्यु के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है और अंतिम संस्कार के संबंध में भी पूछा जाता है। अंतिम संस्कार के बारे में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। इस टाइप से आता है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ, तो वह ये भी मैंने लिखा है कि इनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मैंने लिखा है यहाँ पे, आप चाहो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों की। देखो क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन आता है। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का स्थान पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। इनकी मृत्यु कालपी मध्य प्रदेश में हुई थी। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता है कि अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है, तो नहीं आया तो आगे भी चांस के में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन देखो ऐसे आता है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो यह छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो कि 32 खंभों की छतरी है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जो कि कितने खंभों की छतरी है भाई, 32 खंभों की छतरी है। क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट देखो, ये तो बात हमने राणा सांगा की कंप्लीट बात की। अब राणा सांगा के बारे में हमें थोड़ी बहुत और जानकारियाँ मिलती है जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है, कई बार पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे छोटी एग्जामों में पूछे जाते हैं। पुलिस में आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो वनपाल वन रक्षक की, सॉरी वनपाल में तो नहीं आते, वो तो थोड़ी लेवल हाई हो जाता है, लेकिन वन रक्षक में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो कुछ समझने तथ्य है कि विभिन्न युद्धों में राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव लगे थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे। क्लास 5 की आप इतिहास की बुक उठाना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। एक मिलता है कर्नल टोड, ये राजस्थान के इतिहास के पिता में कहे जाते हैं कि कर्नल टोड ने राणा सांगा को क्या कहा। कर्नल टोड ने राणा सांगा को एक सिपाही का अंश कहा, अतः राणा सांगा को सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है। भग्नावेश, हम कहते हैं ना कि जो पुराने मकान खंडर हो जाते हैं और बाद में जो पड़े रह जाते हैं उन्हें अवशेष कहते हैं ना, उसी तरह सैनिक का अवशेष, सैनिक का भग्नावशेष कहा, क्योंकि जब इनके शरीर पे 80 घाव थे, कुल 80 घाव लगे थे, हाथ पैर टांगे कट गई थी इनकी, फिर भी युद्ध के लिए लालायित थे लड़ने के लिए कि मैं लड़ूंगा। अतः इन्हें सैनिक का, सिपाही का अंश कहा और सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है, और ये बातें कर्नल टोड ने कही थी। नेक्स्ट देखो और क्या जानकारी मिलती है कि राणा सांगा ने युद्धों में एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था। विभिन्न युद्धों में एक हाथ, एक पैर और एक हाथ खो दिया था। और राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट राणा सांगा को कहा जाता है। राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात ये दोस्तों, हमने मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत राणा सांगा तक का अध्ययन किया। राणा सांगा के अंतर्गत हमने राणा सांगा का जन्म, राज तिलक, राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान, मृत्यु आदि के बारे में अध्ययन किया। तो हम आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।